अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.1 का पार्ट 1 के अंदर आपको तमाम मुख्तलिफ किस्म की जो न्यू बुक के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के मैट्रिसेस थे उसके बारे में बताया था कि हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तमाम चीज़ें मैंने अपने इस चैनल के अंदर आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बता दिए थे, और उसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपको वो लेक्चर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे उसकी लिंक मौजूद होगी, और साथ साथ चैप्टर नंबर 1 जो है उसको कंप्लीट मैंने आपको सॉल्व करवा करके प्रोवाइड कर दिया है। तो चले आए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने जाते हैं। इसमें जितने क्वेश्चन हो सकेंगे हम तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक एक क्वेश्चन जो होता है ना उन तमाम को मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे सॉल्व करवा रहा हूँ। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, बिल्कुल शुरू में शो हुआ होगा। तो आपने क्या करना होगा, उसमें जाके मुझे मैसेज करना होगा। क्या मैसेज करना होगा? अपना नाम और अपना क्लास, और जैसे ही मुझे आप मेंशन करोगे तो आपके पास लिंक शो हो जाएगी। तो आप अगर साइंस प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हो तो आप फर्स्ट ईयर साइंस ग्रुप में आकर के उसको क्लिक करके ऐड हो जाना। फिर बाद में मैं क्या करूँगा, उसको आपको मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा जो मेरे ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो चले आए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इंतहाई आसान मैट्रिसेस का चैप्टर है तो और ही आसान है। तो क्या लिखा हुआ है, अ न्यूज़ पेपर एजेंट अ टाउन रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ पेपर सोल्ड ऑन ईच डे ऑफ 1 वीक एज फॉलो। लिखा हुआ है कि इसके अंदर आपके पास न्यूज़पेपर का रिकॉर्ड है कुछ, ठीक है, टाउन का एक शहर का रिकॉर्ड दिया हुआ है जिसके अंदर नंबर्स ऑफ पेपर्स हैं वो ईच डे ऑफ 1 वीक कौन कौन से, मतलब ईच डे में कितने नंबर्स ऑफ पेपर क्या होते हैं आपके सोल्ड आउट हो जाते हैं, मतलब खरीद लिए जाते हैं। कौन सा मंडे को होता है बेटा 80 डेली डाउन का, जबकि डेली जंग का कितना होता है 100। तो ट्यूसडे को क्या होता है 90 और 110, वेडनेसडे को 100 और 90, थर्सडे को 95 और 95, फ्राइडे को 85 और 105। ये न्यूज़पेपर है जो कि आपके रोज़ाना की बुनियाद में ईच डे एक दिन में कितना फॉलो होता है एक 1 वीक के अंदर, ठीक है। क्या 1 वीक लिखा ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 1 वीक हो गया। और एक दिन में कितनी है, और 1 वीक तक की लिखी हुई है, ठीक है, पूरे मंथ की नहीं लिखी हुई, सिर्फ 1 वीक की लिखी हुई है। तो बस क्या लिखा हुआ है, आपको करना क्या है इस पेपर, इसमें लिखा हुआ मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है सवाल, इसमें आपको करना है इन तमाम जो आपको एक टेबल दी हुई है इसको आपने क्या बनाना है, इससे आपने मैट्रिसेस फॉर्म में क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। रिप्रेजेंट करना है आपको किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में, और इसके ऑर्डर्स भी बताने हैं। और क्या बताना है, एंड ऑल्सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपने जो आप मैट्रिक्स अभी बनाओगे उसका क्या करना है, उसका आपने ऑर्डर भी बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो बहुत आसान तरीका, आपको मालूम है मैट्रिक्स हम किस तरह से करते हैं। मैट्रिक्स रो एंड कॉलम में एज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स जो है जो हमारे पास डेली डॉन और डेली जंग है उसका मैं नाम दे देता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि इसके बराबर है, ए के बराबर है और इस तरह का है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। क्या लिखना है, पहले 80 लिखा हुआ है तो 80 लिख दूंगा। रॉ में 80 होगा, कॉलम जो बनाया हुआ है कॉलम के हिसाब से लेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही को रिप्रेजेंट करेंगे। 80 के बाद 90 है, 90 के बाद 100 है, 100 के बाद 95 है, फिर 85 है। इसको और बड़ा कर लेता हूँ ताकि कुछ करना नहीं, बस इसको रिप्रेजेंट ही करना है और कुछ नहीं करना। 75 और 70 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तमाम नंबर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नीचे वाली टर्म को भी कर देता हूँ, 100 है, 110 है, 90 है, 95 है, 105 है, 85 है और 80 है। तो हमने क्या करा, रॉ एंड कॉलम में इस मैट्रिक्स को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, एज अ, आपके पास क्या हो गया, ये एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। अब क्या करना होगा, अब इसका ऑर्डर लिखना होगा। तो आप लिख देना ऑर्डर ऑफ ए। हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम ऑर्डर ऑफ ए निकालने जा रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए निकालने का बहुत आसान तरीका क्या होता है, आपने रॉस एंड कॉलम को क्या कर लेना है, गिन लेना है। तो मेरे पास रॉ एंड कॉलम कितने हैं बताओ, मेरे पास रॉ कितने, एक रॉ और 2 रॉ, यही होता है ना, एक रॉ और कितना रॉ, 2 रॉ। तो 2 रॉस हैं और कॉलम गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे पास क्या है, 7 कॉलम है। तो बस ये सिंपल सा था, यही आपको आंसर लेकर आना था, इसके ऑर्डर कितने हैं और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका आगे कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं पूछा था कि आपने मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है, तमाम चीज़ें नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, आपने इसे रिप्रेजेंट करना। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं और देखते हैं क्या सवाल है हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग
मैट्रिक्स। आपने क्या करना है, ये आपको कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के अंदर। इसमें से आपने वैल्यूज मालूम करनी है तमाम एलिमेंट्स की जो इसके अंदर मौजूद है अल्फाबेट, उसके हमें क्या करना होगा, हमें इसके वैल्यूज को मालूम करना होगा। तो बहुत आसान तरीका क्या होता है, कंडीशन ऑफ इक्वलिटी अप्लाई करते हुए आप क्या करोगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखोगे और सोल्यूशन लिखने के बाद जब भी समझो इक्वल टू का निशान होता है ना किसी भी मैट्रिक्स के दरमियान, तो ये वाला जो पहली टर्म होगा, पहला रो पहला कॉलम के अंदर जो पहली एलिमेंट होगी वो किसके बराबर होगा, दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो पहले कॉलम के। इस तरह से कि मेरे पास क्या हो जाएगा, ए किसके बराबर हो जाएगा 7i के, ये जो ए था ये इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरह से -4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ, -4 किसके बराबर हो जाएगा, बी के, तो बी बराबर है किसके, -4 के, ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से सी बराबर किसके हो जाएगा, 8i के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8i आ जाएगी। और उसी तरह से मेरे पास डी किसके बराबर हो जाएगा, 6i के। तो मैंने क्या किया, मैंने तीनों की वैल्यू, चारों की वैल्यू क्या करा, बासानी निकाल लिया। किस तरह से, आपने इसकी वैल्यू को एक दूसरे से क्या करके, सपोज करके। ये तो बहुत आसान सा था। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, क्या करना होगा, पहला सोल्यूशन लिखोगे और सोल्यूशन लिखने के बाद जो पहला सवाल होगा क्या लिखा हुआ है, 2 किसके बराबर है, डी के। तो क्या लिख देता हूँ, 2 बराबर है डी के, डी बराबर है 2 के, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो तभी मैंने कर दिया। तो मुझे ये तो समझ में आ गया ना कि डी किसके बराबर है, डी मेरे पास 2 के बराबर है, इसको बॉक्स बना दो, ठीक है, डी की वैल्यू आ गई है। उसी तरह -3 बराबर है किसके, ई से, तो क्या लिखोगे, -3 बराबर है ई के, तो ई बराबर है किसके, -3 के। ऐसे लिख सकते हो ना, ई बराबर है -3 के, तो मेरे पास सेकंड वैल्यू भी आ गई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 5 बराबर है किसके, जी के, तो लिखोगे जी बराबर है किसके, 5 के, ये भी मेरे पास आंसर आ गया। उसी तरह से मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए बराबर है किसके, -2 के, तो क्या लिखोगे, ए बराबर है मेरे पास -2 के, ठीक है। उसी तरह से 9 किसके बराबर है, एफ के, तो क्या लिखोगे, 9 बराबर है मेरे पास, एफ पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ बराबर है किसके, 9 के, ये 9 बराबर है एफ के बाद एक ही होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 0 बराबर है 0 के, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। बी बराबर है -1 के, तो क्या लिखोगे, बी बराबर है मेरे पास किसके, -4 के, तो मैं लिख दिया -4 के। उसी तरह से सी बराबर है किसके, 7 के, तो लिख देना सी बराबर है मेरे पास 7 के। और उसी तरह से -1 बराबर है -1 के, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो तमाम अल्फाबेट की मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं। कौन कौन से अल्फाबेट थे मेरे पास, ए था तो ए की वैल्यू भी आ चुकी है, ए के बाद बी आता है तो बी की वैल्यू भी मेरे पास क्या हो गई है, फाइंड आउट हो गई है। उसके बाद सी आता है तो सी की वैल्यू भी मेरे पास क्या है, फाइंड आउट हो गई है। सी के बाद मेरे पास कौन सा अल्फाबेट आता है, डी आता है तो डी की वैल्यू भी इसमें निकली हुई है। ई आता है उसके बाद ई की भी निकली हुई है। जी आता है तो जी की वैल्यू भी हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया है। और एफ की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 9। तो तमाम वैल्यूज मैंने आपको फौरन से क्या करके दिखा दिया, निकाल के दिखा दिया। बच्चों वाला सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है सी का, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान है, क्या लिखा हुआ, y प्लस x प्लस वाई किसके बराबर है मेरे पास, 3 के, तो क्या लिख दूंगा, x प्लस वाई किसके बराबर है, 3 के। उसी के साथ साथ मेरे पास 0 बराबर है 0 के, जबकि z किसके बराबर है, 3x के। थोड़ा सा गैप देके लिख देता हूँ, z बराबर है किसके मेरे पास, 3x के। उसी तरह से मेरे पास क्या है, मेरे पास z के बाद 9 के बराबर है, तो मेरे पास ये लिखना होगा 2x प्लस वाई किसके बराबर है, 4 के। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2x प्लस वाई बराबर है किसके, 4 के। और उसी के साथ साथ मेरे पास ये 6 के बराबर है, a किसके बराबर है, a बराबर है मेरे पास y/2 के, ठीक है। तो अब मेरे पास ये 3 चीजें, बाकी सारे एक दूसरे के बराबर जो लिख नहीं सकते, सिर्फ अल्फाबेट वाली हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करें ऐसा कि हमारे पास क्या हो जाए, आंसर आ जाए अलग अलग, क्योंकि सब में क्या है, मेरे पास अलग अलग वैल्यूज हैं और मुझे x की वैल्यू भी चाहिए, मुझे y की वैल्यू भी चाहिए, मुझे a की वैल्यू भी चाहिए, मुझे z की भी वैल्यू चाहिए। तो बहुत आसान तरीका क्या है, आप एक काम करो कि या इसमें से आप क्या निकाल लो, इसमें से आप y की वैल्यू निकाल लो। y बराबर हो जाएगा किसके, 3 - x के। अभी ये y की वैल्यू कंप्लीट निकली नहीं क्योंकि इसके अंदर x मौजूद है, हमें इसे खत्म करना है। तो हम क्यों ना इस y की जगह ये y की वैल्यू इधर पुट कर दें, इस y की जगह, जिसकी मदद से क्या होगा, मेरे पास x वाली टर्म हो जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी। तो एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो और इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दो, 4 का नाम दे दो, ठीक है। इस तरह से आपको नाम देना होगा ताकि आप बता सकोगे कि हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन है। अब इसके बाद लिखोगे पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, हम x की वैल्यू 3 माइनस कौन सी, 3 माइनस x को पुट कर रहे हैं किसमें, इन इक्वेशन
2 में हम लोग पुट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये x माइनस 3 अगर इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो देख लेते हैं। 2x तो वैसे ही रहेगा, प्लस y की जगह क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, तो क्या लिखूंगा 3 माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब देखो कैसे निकलेगा ये। 2x वैसे ही है, माइनस एक्स को इधर लिख दो, प्लस 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3। ठीक है, तो 2 में से x गया तो मेरे पास x बचा, और 4 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचा 1 बचा। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब ये 1 जो वैल्यू आई है इसको पुट करके हम लोग किसके निकाल सकते हैं, हम लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, x बराबर है 1 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, हम लोग निकालने वाले हैं y की वैल्यू। तो एक काम करता हूँ, यार टर्म को रख कर देता हूँ ताकि ऊपर सही से लिख सकूं। तो ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है ना। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है x प्लस y किसके बराबर है 3 के। तो बेटा y की जगह हम लोग x की जगह पुट कर देंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। मुझे वैल्यू किसी चाहिए y की चाहिए, प्लस में वहां जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 3 माइनस 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2। अब मेरे पास y की वैल्यू 2 आ गई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि y की जगह हम लोग 2 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिखना पुटिंग दी वैल्यू। अब क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पुटिंग करने जा रहे हैं वैल्यू किसकी, y बराबर है 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास क्या है, a बराबर है y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह 2 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास 3 वैल्यू निकल गई, एक कौन सी निकली, x की निकली, एक y की निकली और एक a की निकली। अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ हमारे पास एक टर्म रह गया जो हमारे पास है क्या z। तो z की वैल्यू देखो, z की वैल्यू क्या है 3x, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, तो उसकी जगह पुट करके देख लेते हैं। लिख देना पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम लोग, x बराबर है 1 के इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो क्या हो जाएगा, z बराबर है 3, x की जगह 1, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, यहाँ लिख देता हूँ अलग मार्कर से। मेरे पास एक वैल्यू आ गई है मेरे पास x की, जो कि 1 के बराबर था, y किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया, a मेरे पास किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया, जबकि z मेरे पास किसके बराबर हो गया 3 के बराबर हो गया। तो ये 4 वैल्यूज हमारे पास वेरिएबल थे और हम 4 वैल्यूज को निकाल लिए। चलो आज इक्वेशन नंबर हम लोग अब सॉल्व करते हैं 4 को। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, जिसके अंदर लिखा हुआ है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस। आपने क्या करना है, आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ट्रांसपोज कैसे लिया जा सकता है। सबसे पहले आपने लेट करना होगा, a लेना होगा, किसके बराबर हो जाएगा -4 3 और 6। इसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा, a ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, जो चीज भी रॉ में होगा उसे क्या कर दोगे, कॉलम में लिख दोगे। ये टर्म मेरे पास रॉ में, तो इसको मुझे कॉलम में लिखना है। तो क्या आ जाएगा -4 3 और क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, मेरे पास ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद क्या है मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको भी क्या लिखोगे, लेट करोगे कि a मेरे पास किसके बराबर है, मेरे पास बराबर है 2 आयोटा 5 आयोटा -3 आयोटा 0 -6 आयोटा और 2 आयोटा। इसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो जो भी चीज आपके पास कॉलम रॉ में होगी उसे क्या कर दो, कॉलम में लिख दो। मतलब ये कॉलम में रॉ में है तो इसको किस में लिखूंगा, कॉलम में लिखूंगा। मैं कहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इस साइड लिख देता हूँ, इधर देखो, ये रॉ में इसको कॉलम में लिख रहा हूँ। तो क्या चाहिए मेरे पास 2 आयोटा 5 आयोटा और -3 का आयोटा। उसी तरह से इसको भी रॉ में, तो इसको भी मैं कॉलम में लिख दूँ। तो क्या आ जाएगा 0 -6 आयोटा और 2 आयोटा। तो ये हो गया मेरा, इसका आंसर हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ये तो अब आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी किस में लिखा है, रॉ में होगा। जो चीज रॉ में होगा उसे किस में लिखना होगा, हमें कॉलम में लिखना होगा। तो इसमें भी कर देते हैं, लेट कर लेते हैं कि a बराबर है मेरे पास 8 है, नीचे क्या 3 और नीचे क्या है -4 है। इसको हमें क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a ट्रांसपोज की वैल्यू आ जाएगी। जो चीज रॉ में होगा उसे कॉलम में लिख दो। ठीक है, जो चीज किस में है, रॉ में। तो मेरे पास रॉ में क्या है 8 है, तो मैंने 8 लिख दिया। उसके बाद दूसरी रॉ में क्या है, मेरे पास 3 है, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी तरह से -4 है, तो भैया दूंगा -4 भी ले दूंगा। रॉ को किस में लिखा हूँ, कॉलम में लिखा हूँ। कॉलम ऐसे होता है ना, क्या होता है, कॉलम मेरे पास यूं होता है। तो मैंने उसी में लिखा, पहला रॉ पहले कॉलम में लिख दिया।
फिर दूसरा रो है तो दूसरे कॉलम में लिख दिया, -4 है तो -4 तीसरे कॉलम में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। अब इसको सॉल्व करोगे ना यही समझ में आएगा। क्या लिखोगे बेटा, लेट लिखोगे, a किसके बराबर है, बराबर है -2 आयोटा, 5 आयोटा और 2 आयोटा, ठीक है। उसी तरह से क्या लिखा हुआ है, माइनस आयोटा, 7 आयोटा और -5 आयोटा, ठीक है। और इसको हमें ट्रांसपोज निकालना है। क्या ट्रांसपोज निकालना है, जो चीज कॉलम में होगा उसे किस में लिखेंगे, रॉ में लिखेंगे। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, -2 आयोटा आ जाएगा, फिर उसका क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, ये भी रॉ है तो इसको कॉलम में लिखूंगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5 आयोटा और क्या आ जाएगा 7 आयोटा। उसी तरह से ये रॉ है तो इसको भी कॉलम में लिखूंगा 2 आयोटा और क्या हो जाएगा -5 आयोटा। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आगे चल के हमारे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें हमें एक साथ इसको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। इसको भी वैसे करोगे, लेट लोगे, a बराबर है किसके, ये पूरे टर्म के -8, 3, 7 और 0 के, और इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये रॉ कॉलम में आ जाएगी, तो -3, 7, उसी तरह से ये रॉ किस में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा, तो मेरे पास क्या जाएगा 3 और 0। उसी तरह से ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसको भी लेट करोगे, a के बराबर लोगे, वैल्यूज को दोबारा से लिखोगे, -7, 4 और -1, -10, 5 और 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 8, 9 और 3। इसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या था, A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, जो रॉ में होगा वो कॉलम में लिखा जाएगा। तो -10, -7, -10 और ये हो जाएगा 8। उसी तरह से ये भी लिखा जाएगा 4, 5 और 9, और उसी तरह से ये भी लिखा जाएगा -1, 2 और 3। तो ये मेरे पास 6 के 6 क्या हो गए, इसके ट्रांसपोज मैंने लेकर आपको दिखा दिया। क्योंकि हम लोग तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलें आज इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन इन टेबुलर फॉर्म। आपको इसको ना आपको किस फॉर्म में लिखना है, आपको इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है, उसको टेबुलर फॉर्म भी हमें कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि आपने सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने याद रखना है कि मेरे पास नंबर्स ऑफ एलिमेंट और मतलब कि रॉ एंड कॉलम कितने, इसमें लिखा हुआ है आपके जो मैट्रिक्स होगा उसमें 2 रॉ होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए। मतलब 2 रॉ होना चाहिए और कॉलम कितना होना चाहिए, मेरे पास 3 कॉलम्स होना चाहिए। इस चीज को याद रखना है, पहले रॉ लिखते हैं फिर कॉलम। बोला है कि 2 रॉ लिखें, तो मेरे पास अल्फाबेट क्या होगा, मेरे पास अल्फाबेट होगा ये वाला, कौन सा होगा, जो अंदर लिखा होगा A। तो मेरे पास A में कितना होना चाहिए, 2 A होना चाहिए, ये 2 रॉ होना चाहिए, और कॉलम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो एक और ये भी हो जाएगा A, ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा, तो 2 रॉ और 1, 2, 3 कॉलम। अब उसके साथ साथ लिखा हुआ है I J हमें बस क्या होता है, रिप्रेजेंट करते हैं हमें कि पहला कॉलम और पहला रॉ। मतलब मेरे पास ये जो नंबर है, ये सबसे पहले ये डिजिट जो आया है, ये जो एलिमेंट आया है, ये कहाँ आया है, ये पहले रॉ और पहले कॉलम में आया है। उसी तरह से इधर आ जाओ, ये पहले रॉ और किस में आया है, दूसरे कॉलम में आया है। उसी तरह से क्या है, पहले रॉ और तीसरे कॉलम में आया। उसी तरह से ये दूसरे रॉ में आ गए तो रॉ पहले लिखेंगे और पहले क्या है, कॉलम आया। फिर क्या हो जाएगा, दूसरा रॉ, दूसरा कॉलम और दूसरा रॉ और तीसरा कॉलम। तो इस तरह से इसको बनाना था, सिंपल सा था, ठीक है। तो ये एरो का निशानी डाला, ये समझाने के लिए क्या था। और ये कैसे हो जाएगा, A बराबर है किसके, इसके। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी, इस तरह से होगी। उसी तरह से इसको देख लेते हैं कि मेरे पास x किसके बराबर है, x मेरे पास बराबर है 3 और 4। मतलब रॉ कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अल्फाबेट क्या होना चाहिए, x। तो क्या लिखता हूँ, x x x, तो 3 रॉ हो गए, ठीक है। 1, 2, 3 कॉलम कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। थोड़ा सा इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, यहाँ तक ले जाता हूँ, ठीक है। 1 रॉ, 2 रॉ ये हो गया, ठीक है। ये 3 रॉ हो गया मेरे पास, और ये क्या हो गया, 4 कॉलम हो गया, ठीक है। तो मुझे 3 रॉ चाहिए थे और 4 कॉलम चाहिए थे, मैंने वैसे ही लिख दिया। तो वही करोगे यहाँ पे, पहला कॉलम पहला रॉ, पहला रॉ पहला कॉलम, पहला रॉ दूसरा कॉलम, पहला रॉ तीसरा कॉलम, पहला रॉ चौथा कॉलम, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी लिखोगे, दूसरा रॉ पहला कॉलम, दूसरा रॉ दूसरा कॉलम, दूसरा रॉ तीसरा कॉलम और दूसरा रॉ चौथा कॉलम। उसी तरह से यहाँ क्या लिखोगे, तीसरा रॉ पहला कॉलम, तीसरा रॉ दूसरा कॉलम, तीसरा रॉ तीसरा कॉलम और तीसरा रॉ और चौथा कॉलम। तो ये लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका था। उसी तरह से मेरे पास बी लिखा हुआ है तो बी लिखूंगा, और इसमें मेरे पास क्या बनाना पड़ेगा, 4 रॉ और 4 कॉलम। मतलब अल्फाबेट क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा पूरा मेरे पास। इसी तरह से हमें क्या करना होगा, इसको लिखना होगा
और इसके अंदर पूरे हमें वैल्यूज को पुट करनी होगी। जैसे कि मेरे पास क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। मेरे पास क्या हो रहा है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम। देखो ये तमाम चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के आपको कहीं मुश्किलात दरपेश ना आए, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा, दूसरा रो तीसरा और दूसरा रो चौथा। उसी तरह से तीसरा 1, तीसरा दूसरा, फिर तीसरा मेरा 30 होगा और ये मेरा 4 हो जाएगा। उसी तरह से 4 1, 4 2, 4 3 एंड 4 4, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पूरा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आसान सा था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, जिसके अंदर आपने क्या करना है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको मालूम करना है कि क्या होता है। मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया था कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो याद रखना, अगर मेरे पास एक टर्म ए है, ठीक है, और उसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ और ट्रांसपोज लेने के बाद मेरे पास दोबारा वही वाली टर्म आ जाती है, तो ऐसे मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने के बाद सेम वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर हम उसका ए ट्रांसपोज ले लें और मेरे पास क्या आ जाए, माइनस ए आ जाए, मतलब उसी टर्म का क्या हो जाए, माइनस आ जाए, तो मेरे पास क्या हो जाता है, मेरे पास हो जाता है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो आइए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पे करोगे तो फिर समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना होगा, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने लेट करना होगा कि मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है वो किसके बराबर है, 0 -5 -6 5 0 7 6 -7 और 0। और इसका क्या लेना होगा, ट्रांसपोज लेना होगा। तो मैं एक ट्रांसपोज लेकर देखता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। जो चीज रॉ में होगी उसको क्या कर दूंगा, कॉलम में चेंज कर दूंगा। तो ये जो रॉ है इसको क्या लिखूंगा, 0 -5 -6, ठीक है। अब ये रॉ है इसको क्या कर दूंगा, 5 0 7। उसी तरह से ये रॉ है क्या कर दूंगा, 6 -7 और 0। अब देखो मेरे पास इन दोनों में क्या फर्क है, ये 0 है, ये 0 है, ये -5 है, ये +5 है, ये -6 है, ये +6 है, ये +5 है, ये माइनस, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ जो साइन है अल्फा, मतलब के अंदर के एलिमेंट तो बिल्कुल सेम है लेकिन साइन क्या है, बिल्कुल अलग है। मतलब कि पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसी वाले मैट्रिक्स को कि मेरे पास जो ए है, ए टी जो आया है, माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से तो क्या आ जाएगा, 0 का माइनस 0 ही रहेगा, +5 तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, +6 तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। -5 तो +5 हो जाएगा, -6 तो क्या हो जाएगा, +6 0 वैसे ही उतरेगा, -7 तो +7 है तो -7 और 0 का 0। अब देखो जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आ गया, सेम यही टर्म बिल्कुल ऊपर वाली टर्म की तरह आ गई। तो इसका मतलब, कहने का मकसद मतलब क्या है कि माइनस का निशान यही रहेगा। ये पूरी टर्म किसके बराबर था, ए के बराबर था, तो हम ए लिख सकते थे। तो इससे ये मालूम हो रहा है कि जब हम ट्रांसपोज ले रहे हैं और मेरे पास सेम वैल्यू तो आ रही है लेकिन किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा किया था मैंने, क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका भी ट्रांसपोज डायरेक्ट लेके दिखाता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये लिख देता हूँ मैं, क्या देगा 7 5 8, ये भी लिखूंगा क्या जाएगा 5 -1 6, और इसको भी लिखूंगा क्या जाएगा 8 6 -1। अब देखो मेरे पास सेम आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल सेम आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं आए। तो ऐसे मैट्रिक्स जो बिल्कुल सेम आ जाए, ए के बराबर आ जाए, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक। वो क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसलिए था क्योंकि उसकी वैल्यू में क्या आ रहा था, कॉमन, माइनस कॉमन आ रहा था, ठीक है। उसी तरह से इसको देख लो, इसको भी हम लोग लेके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। मैं 3 इसको रॉ को कॉलम में लिखूंगा, 1 हो जाएगा, फिर दोबारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा 3, तो -1 0 और 5, और क्या हो जाएगा -3 -5 और 0, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ दोनों टर्म में क्या हो रहा है, दोनों टर्म में साइन फिर से चेंज हो रहा है, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 +1 +3 -1 0 +5 3 माइनस का 5 और 0। तो देखो ये बिल्कुल सेम वापसी आ गया, मतलब ए ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो मेरे पास -a आ जा रहा है। तो ये कौन सा मेरे पास मैट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपने मुझे
क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का करके खुद बताना है कमेंट बॉक्स में कि आखिर ये दोनों कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को क्लिक कर दो। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।